हेलो दोस्तों, आज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आज आपके समक्ष आई हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का नाम सुनते ही हमारे जो प्रिय स्टूडेंट हैं, उनके अंदर निराशा की भावना आ जाती है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, नाम ही काव्य शास्त्र इतना कठिन है, ये बहुत कठिन है। लेकिन नहीं, काव्य शास्त्र जितना मजेदार टॉपिक है, इतना टॉपिक शायद कोई है ही नहीं। काव्य शास्त्र, और वो भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, ये कहते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र मैम समझ नहीं आता है। अगर हम YouTube की बात करते हैं तो YouTube के प्लेटफॉर्म पर भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर बहुत कम क्लासेज उपलब्ध होती हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक इतना कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन जितना कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से चाहे आप RPSC का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप UGC नेट का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप DSSB KVS पेपर देते हैं, तो वहां काव्य शास्त्र से अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सभी जानते हैं काव्य शास्त्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन बस हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर बनी हुई है कि काव्य शास्त्र बहुत ही कठिन है। दोस्तों, काव्य शास्त्र कठिन नहीं है, बस कठिन है हमारी सोच कि पढ़ने से पहले ही हम सोच लेते हैं काव्य शास्त्र बहुत कठिन है, मैम काव्य शास्त्र समझ नहीं आने वाला, हम काव्य शास्त्र को छोड़ देंगे, बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास कर लेंगे। अनेक क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, कहना चाहूंगी कि यदि आप काव्य शास्त्र मेरे साथ पढ़ते हैं तो स्वयं कहोगे मैम काव्य शास्त्र बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की जो रचनाएं हैं वो चुटकियों में हमें याद हो जाती हैं। हिंदी भाषियों के लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र पुस्तकों का नाम, राइटरों का नाम बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में कठिन है। हम भी कहना चाहेंगे कि ये कठिन है, लेकिन कठिन कब तक है? जब तक आपको कोई सही से मार्गदर्शक नहीं मिला है। सही मार्गदर्शक नहीं मिला, सही मार्गदर्शन की अनुपस्थिति में आप लोग इसे कठिन समझ बैठते हो। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, बने रहिएगा मेरे साथ और कमेंट करके बताइए कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतना आसान है जितना कि हमारा अन्य काव्य विधाएं हैं, इतना ही आसान हमारा क्या है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र समझने की विषय होता है, इसे हम रटकर नहीं पढ़ सकते, बस इसीलिए हमें कठिन लगता है। दोस्तों, रटकर तो कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, जो रटा हुआ है वो पढ़ना ही नहीं है। वो कुछ समय के बाद रटी हुई चीजें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं और कभी रिजल्ट नहीं आता है। चाहे आदि काल हो, चाहे भक्ति काल हो, कोई भी काल हो, किसी भी काल को यदि हम रट कर पढ़ेंगे तो कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। समझना, समझ कर अपनी अंडरस्टैंडिंग का उपयोग करना और क्वेश्चन का आंसर निकाल देना, यही एक समझदार विद्यार्थी के गुण होते हैं। यही एक समझदार स्टूडेंट को आगे तक ले जाने का कार्य करते हैं, और ये गुण आप सबके अंदर होने चाहिए। आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्लेटो। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो को। जो प्लेटो थे वो सुकरात के शिष्य माने जाते हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। इस तरह से गुरु शिष्य की जो परंपरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमें देखने को मिलती है। ये जो प्लेटो थे,
इससे पहले सुकरात हुए, लेकिन सुकरात को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यूनान का जो काव्य शास्त्र था वो प्लेटो से ही आरंभ हुआ माना जाता है। आइए प्लेटो की बात करते हैं। तो कहने को तो प्लेटो से पहले भी यूनान में अनेक इतिहासकारों का वर्णन हमारे सामने आता है, अनेक इतिहासकार हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो काव्य शास्त्र था वह प्लेटो से ही आरंभ हुआ। प्लेटो से पहले काव्य का की जो अनुकृतियां थी, काव्य का जो लेखन था वो हो रहा था, लेकिन उस काव्य ने समाज से समाज की सौंदर्यता और समाज के वीर गुण को छीन लिया था। जब सुकरात का आगमन हुआ और सुकरात के शिष्य प्लेटो ने जब देखा कि हमारा समाज अपाहिज होता जा रहा है, हमारे समाज में वासनाएं इतनी अधिक जागृत हो गई हैं कि ये विलासिता की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने कवि की आलोचना की, कवि का बहिष्कार किया। जिस समय प्लेटो यहाँ समाज में आकर उतरे तो उन्होंने देखा कि उस समय कवि को बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था हमारे समाज में। कवि ऐसी ऐसी कविताएं करते थे जिससे समाज में काम वासनाएं जागृत होती थी, हमारे नागरिक विलासिता की ओर बढ़ रहे थे। जब प्लेटो ने ये सब देखा तो उन्होंने कवि का बहिष्कार कर दिया। हाँ कि जो प्लेटो था ये स्वयं एक कवि था, लेकिन इनके नजरिए में कवि जो है वो क्या है, इसका इन्होंने अलग ही परिभाषा में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी। इन्होंने कहा एक कवि वो होता है जो समाज में वीर गुण को जागृत कर दे। एक कवि की कविता वो होती है जो नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए, वो कविता कहलाती है। इन्होंने कहा कि समाज में केवल सत्य ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। इनका जो आदर्शवाद था उसके अनुसार इन्होंने ईश्वर को सबसे परम सत्ता माना और समाज को, जगत को उसकी अनुकृति माना और कविता को अनुकृति की भी अनुकृति कहा। दोस्तों समझने योग्य है, प्लेटो के सारी विचारधारा का सारांश एक ही शब्द में आता है कि प्लेटो ने कहा कि जो काव्य है वह फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है। ध्यान दीजिएगा, प्लेटो ने कहा काव्य फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है, यानी सत्य जो है वो ईश्वर है और उस सत्य का अनुकरण जगत है और जगत का अनुकरण क्या है, कविता है। तो उन्होंने कहा कि जो काव्य है ये फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है और जो फोटोकॉपी है वो ओरिजिनल नहीं है, इसलिए उसका कोई उपयोग भी नहीं है। अगर कविता है तो कविता ईश्वरत्व के गुण जो हैं, ईश्वर के गुण हैं, उनको मनुष्य के अंदर जागृत करे तो वो कविता है। अगर कविता है तो वह नागरिकों में शौर्य का गुण भरे तो वो कविता है, नहीं तो भावनाओं को जागृत करने वाली कविता नहीं है। और ऐसा जो कवि है जो भावनाओं को जागृत करने का कार्य कर रहा है, उस कवि को दंड देना चाहिए, वो प्रशंसनीय नहीं है, वो पूजनीय नहीं है। ये विचार थे किसके, प्लेटो के। और प्लेटो ने अपने आदर्शवाद को कठोरता से समाज में स्थापित किया। हालांकि आगे चलकर इसकी समीक्षा भी की गई और अनेक आलोचकों ने इन गुणों को एक अवगुण भी हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये जो गुण थे, जो आदर्शवाद था इनका, ये कठोर आदर्शवाद था जिसके कारण समाज में जो काव्य का सौंदर्य गुण है वो समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी अगर एट लास्ट हम देखना चाहते हैं तो जो प्लेटो थे वो हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में स्मरणीय रहे। आज तक उनका अस्तित्व कोई समाप्त नहीं कर पाया। आइए आज हम देखना चाहते हैं कि जो प्लेटो थे, प्लेटो ने कौन कौन सी अवधारणा हमारे समक्ष रखी
और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हमसे पूछे जाते हैं कि प्लेटो की जो विचारधारा थी, इस विचारधारा में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आए। इससे आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जो प्लेटो थे, इनकी समीक्षा किस आधार पर की गई, कौन कौन से बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आलोचकों ने इनकी समीक्षा की। उससे आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जो प्लेटो हैं, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी, कौन कौन सी बुक्स का इन्होंने रचना की, उन बुक्स को एक आसान लॉजिक के साथ हम याद करेंगे। आइए अब देखते हैं प्लेटो के बारे में। जो प्लेटो थे, इनका जन्म 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इनके गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। इनके शिष्य का नाम अरस्तु था। दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो प्लेटो थे किसके शिष्य थे, तो सुकरात के शिष्य थे। लेकिन प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु माना जाता है। ये किसके समकालीन थे? होमर के समकालीन थे। कवि होमर से ये पूछना चाहते हैं, आगे चलकर हम देखेंगे कि कवि होमर से ये चुनौती देते हुए कहते हैं कि बताइए होमर जी, क्या कविता किसी को रोग मुक्त कर सकती है? क्या कविता कोई युद्ध लड़ सकती है? अगर नहीं तो कविता का कोई काम नहीं है, फिर कविता मिथ्या है। कवि जो है वो अपराध कर रहा है, और एक अपराधी को जब तक इस गणराज्य से निकाला नहीं गया, तब तक हमारा गणराज्य विकास को प्राप्त नहीं करेगा। तो याद हमें रखना है, ये किसके समकालीन थे? आपके होमर के समकालीन माने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए प्लेटो के मत को समझने के लिए हमें दो शब्द पर्याप्त हैं। यदि हमें दो शब्द समझ आ जाते हैं तो हमें प्लेटो का पूरा मत समझ आ जाता है। ये शब्द कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो सकता है और दूसरा प्रज्ञा के द्वारा किया जा सकता है। इनका मानना था कि ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और एक प्रज्ञा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये वस्तु जगत का ज्ञान हमें करवाती हैं। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हमें वस्तु जगत का ज्ञान होता है। लेकिन हमारी जो प्रज्ञा है, जो आत्मा है, उस आत्मा से हमें प्रत्यय का ज्ञान होता है, हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि प्लेटो ने ज्ञानेंद्रियों को वस्तु जगत कहा है, विशेष कहा है, और प्रज्ञा को प्रत्यय कहा है। बस ये दो शब्द ही हमें समझने हैं प्लेटो में, कि जो प्लेटो ने दो शब्द दिए, एक विशेष शब्द दिया और दूसरा प्रत्यय शब्द दिया। विशेष का अर्थ था जगत का ज्ञान करवाना और प्रत्यय का अर्थ था ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान करवाना। बस जो प्लेटो थे, इन्होंने विशेष को मिथ्या कह दिया और प्रत्यय को सत्य कह दिया। कहा कि ये जो विशेष है यह सत्य से बहुत दूर है, ये जो जगत है यह सत्य ईश्वर से बहुत दूर है। सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा हमारे सामने प्रकट कर दी। सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत कर दी किसने? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, बाकी सब क्या है? मिथ्या है। और मिथ्या का अनुकरण करके यदि कोई कार्य करोगे तो वह भी मिथ्या ही कहलाएगा। तो ये मानना था प्लेटो का, कि प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक विशेष के माध्यम से और एक प्रत्यय के माध्यम से। विशेष के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो वस्तु जगत का ज्ञान होता है, जो मिथ्या होता है, और प्रत्यय के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्य होता है, जो ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। और इसी अवधारणा को लेकर प्लेटो ने 387 ईस्वी पूर्व में एक अकादमी की स्थापना की। प्लेटो एक महान गणितज्ञ थे, एक महान वैज्ञानिक थे और एक महान साहित्य शास्त्री थे। उन्होंने इन गुणों को समाज में विकसित करने के लिए 387 ईस्वी पूर्व में एक अकादमी की स्थापना की, जहां पर
एक नागरिक को वास्तविक नागरिक बनाने पर बल दिया जाता था। आगे प्लेटो कहते हैं कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां अनुकरण करती हैं किसकी? प्रज्ञा का। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये प्रज्ञा का अनुकरण करती हैं और प्रज्ञा का अनुकरण करके फिर कविता का निर्माण करती हैं। तो इनका मानना है कि ज्ञानेंद्रिया तो स्वयं ही अनुकरण कर रही है और फिर इसका अनुकरण किससे होता है? कविता में होता है, इसलिए कविता को मिथ्या माना गया है। तो बस ध्यान दीजिए कि दो शब्द अगर हमें समझ आते हैं प्लेटो में, एक विशेष और एक प्रत्यय, तो प्लेटो का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाता है। प्लेटो कहना चाहते हैं ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है और कविता मिथ्या का अनुकरण है। उससे आगे देखें, आगे कहना चाहते हैं कि जो कविता है वो जगत की सत्य से 3 गुना दूर है। कविता है वो जगत की है और वो सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि कविता किसका अनुसरण है? जगत का अनुसरण है, वह सत्य से 3 गुना दूर होती है। सत्य से 3 गुना दूर है तो मिथ्या है और मिथ्या का समाज में कोई कार्य नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो काव्य है वो सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, कि काव्य की रचना हमेशा ईश्वरीय होनी चाहिए। एक मनुष्य को ईश्वरीय गुणों के ईश्वरीय मार्ग पर ले जाते हुए ईश्वर के गुण उसमें प्रतिस्थापित करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि कविता भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्ग पर आगे की ओर बढ़ाती है। प्लेटो का मानना है कि जो कविता है यह व्यक्ति में भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बना देती है, व्यक्ति को विलासी बना देती है और विलासी व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति के समान होता है। आगे प्लेटो कहना चाहते हैं कि कविता अनुपयोगी है, कविता का कोई उपयोग समाज में नहीं है और अनुपयोगी कविता का हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं है। ऐसी कविता को हमें आग लगा देनी चाहिए। यहाँ तक कह दिया किसने? प्लेटो ने। प्लेटो कहते हैं कि कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। प्लेटो कहना चाहते हैं कि समाज में एक मोची निम्न जाति का माना जाता है। समाज में एक मोची को सबसे निम्न स्थान दिया जाता है कि जो मोची है, जो चर्मकार है, उसे सबसे निम्न स्थान दिया जाता है। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि मेरी नजर में वही जो मोची है, वही जो चर्मकार है, वह सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे उच्च स्थान है उसका, क्योंकि वह एक कर्मशील व्यक्ति है और उसके कार्य से समाज को उपयोगिता मिलती है, उसका कार्य समाज के लिए उपयोगी होता है, उससे समाज को आगे का मार्ग मिलता है, उससे समाज को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। और एक कवि का दर्जा तो मोची से भी नीचे है। एक कवि की कविता कोई उपयोगिता नहीं रखती समाज के लिए, तो उससे तो मोची अच्छा है, जो मोची हमें कर्मशील बनाता है, जो मोची हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। तो मोची का जो स्थान है वो कवि से भी ऊपर है। दोस्तों, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि को मोची से भी निम्न किसने माना? तो किसने माना? प्लेटो ने माना। आगे हम देखते हैं, प्लेटो कहता है कि कला फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है, कि जो कला है वो फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है। सत्य ईश्वर है, उसकी फोटोकॉपी जगत है और जगत की फोटोकॉपी क्या है? आपकी कला है, आपका काव्य है। तो कहते हैं जब जगत ही मिथ्या है तो कविता भी क्या है? मिथ्या ही है। इन्होंने कहा कि कला जो है वो फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है। इनके अनुसार जो विचार है या जो प्रत्यय है वो ईश्वर है, वो सत्य है और इस सत्य का अनुकरण करके वस्तु जगत बनता है और इस वस्तु जगत का भी अनुकरण करके कला का निर्माण किया जाता है, कला का निर्माण होता है। कहते हैं जो विचार है, जो प्रत्यय है, ये सत्य है। आगे चल के हमसे पूछा जाता है कि बताइए प्लेटो का सिद्धांत कौन सा था? तो प्रत्ययवादी सिद्धांत दिया प्लेटो ने। प्लेटो कहते हैं कि जो विचार है, जो प्रत्यय है,
ये सत्य है और सत्य ईश्वर है। ईश्वर का अनुकरण करके वस्तु जगत का निर्माण होता है और वस्तु जगत का अनुकरण करके कला का निर्माण होता है। इसलिए केवल विचार या प्रत्यय सत्य है, वस्तु जगत है ये मिथ्या है, और इस मिथ्या का अनुकरण करके कला का निर्माण हुआ तो कला भी क्या है, मिथ्या मानी जाती है। आगे प्लेटो कहना चाहते हैं कि प्लेटो के विचार में काव्य का महत्व उसी सीमा तक होता है जहां तक वह गणराज्य के नागरिकों में सत्य व सदाचार की भावना को जागृत करता है। प्लेटो कहते हैं कि काव्य ठीक है, काव्य एक कला है, लेकिन काव्य अगर कला है तो समाज के नागरिकों में एक सत्य और सदाचार की भावना जागृत करने वाली होनी चाहिए। यदि काव्य और कला एक नागरिक को विलासिता की ओर ले जाती है तो वह कला कोई काम की नहीं है। वह काव्य आपका घृणा के योग्य है, उस कवि की हमें निंदा करनी चाहिए। अगर वास्तव में काव्य एक कला है तो वह प्लेटो के विचार में उसका महत्व उसी सीमा तक है जब तक वह नागरिकों में सत्य व सदाचार की भावना का विकास करती है। उसके बाद प्लेटो कहना चाहते हैं कि जो कला व साहित्य की कसौटी उनके लिए आनंद व सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद है। दोस्तों, प्लेटो कहना चाहते हैं कि जो एक काव्य है उसका जो सौंदर्य गुण है वो सौंदर्य गुण भावों को जागृत करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर वियोग श्रृंगार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वियोग, संयोग, वात्सल्य ये सभी गुण काव्य के नहीं हैं। उनका कहना है कि जो काव्य है वह उस काव्य की जो कसौटी है वह आनंद और सौंदर्य नहीं है, उस काव्य की कसौटी उपयोगिता है। यदि वह काव्य अपनी कसौटी पर पूर्ण उतरता है, अगर अपनी कसौटी पर पूरा साबित होता है कि वह समाज में उपयोगी है, तब तो वो कविता वास्तव में काम की है। लेकिन अगर काव्य अपनी कसौटी को पूरा नहीं करता, उसके जो सौंदर्य की कसौटी है वो वीर गुणों को उत्पन्न करना है, अगर वो नहीं कर पाती है तो वह कविता नहीं है। तो प्लेटो का मानना होता है कि प्लेटो कहते हैं कि काव्य का महत्व उसी सीमा तक होता है जिस सीमा तक वह गणराज्य के नागरिकों में सत्य और सदाचार की भावना को जागृत कर दे। इसके बाद पूछा जाता है कि जो प्लेटो है उनका मानना है कि चमचमाती हुई सवर्ण जड़ित ढाल, ये कथन बहुत बार पूछा जाता है, किसने कहा कविता के लिए। प्लेटो कहते हैं कि चमचमाती हुई सवर्ण जड़ित ढाल से गोबर की उपयोगी टोकरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत सुंदर होती है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य है, उन्होंने कहा कि जो चमचमाती हुई सवर्ण जड़ित ढाल होती है उससे ज्यादा उपयोगी है गोबर की टोकरी, क्योंकि गोबर हमारे समाज के लिए उपयोगी है, जो ढाल है वो विनाश का कारण बनती है, और जो गोबर है वो उपयोगी है, और उपयोगी है तो सुंदर है। इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु सुंदर कब है, जब वह समाज के लिए उपयोगी है। यदि वह समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो वह सुंदर भी नहीं है, और जो सुंदर नहीं है वो कैसी है, त्याज्य है, उसका त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि सत्य रूप तो केवल विचार है। अब प्लेटो जी कहते हैं कि जो सत्य है वही हमारे लिए उपयोगी है, और सत्य केवल विचार है, सत्य केवल प्रत्यय है, सत्य केवल ईश्वर है। तो उन्होंने जो विचार है, जो प्रत्यय है, उसको ईश्वर के रूप में प्रयोग किया है। कहते हैं कि सत्य रूप तो केवल विचार रूप में अलौकिक जगत में ही रहता है, अलौकिक जगत में ही पाया जाता है। जो सत्य है वो विचार के रूप में अलौकिक जगत में पाया जाता है। उसके बाद इनका कहना कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। कहना चाहते हैं कि काव्य जो है वो मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है, क्योंकि जगत ही क्या है, फोटोकॉपी है, और फोटोकॉपी है तो वो मिथ्या है, ओरिजिनल नहीं है। और जो ओरिजिनल नहीं है, जो फोटोकॉपी उसकी फोटोकॉपी है तो वो भी मिथ्या है, वो भी क्या है, मिथ्या अनुकृति है।
उसके बाद कहा कि जो कविता है ये अनुकृति एवं अनुपयोगी है। जो कविता है यह फोटोकॉपी है और इसका कोई उपयोग भी नहीं है, इसलिए वह दंडनीय है, इसलिए वह त्याज्य है, बहिष्कार करने योग्य है। आगे कहना चाहते हैं प्लेटो की प्लेटो कवि की तुलना में, प्लेटो के विचार में जो कवि है उसकी तुलना में चिकित्सक, सैनिक व प्रशासक का अधिक महत्व मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि मेरे विचार से कवि से तो अच्छा चिकित्सक होता है, कवि से अच्छा सैनिक होता है, कवि से अच्छा प्रशासक होता है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और जब कवि अच्छा ही नहीं है तो फिर वो दंडनीय है, वो दंड का अधिकारी है। उसके बाद प्लेटो कहना चाहते हैं कि कवि समाज में भावनाओं व वासनाओं को जागृत करे, समाज को दुर्बल और अनाचारी बना देता है। प्लेटो का मानना है कि जो कवि है वो मनुष्यों में भावनाओं का, वासनाओं को जागृत करता है, भावनाओं का जागरण करता है, वासनाओं का जागरण करता है। इसके लिए जो कवि है वो उपयोगी नहीं है, कवि की जो कला है वो उपयोगी नहीं है, और इसलिए वह समाज में दुर्बल और अनाचारी भाव जागृत करता है, अतः कवि को दंड दे देना चाहिए। ये कहना था किसका? प्लेटो का। प्लेटो कहते हैं कि जो कवि है वो कवि क्या है आपका? दंडनीय है, वो कवि त्याज्य है, क्योंकि कवि की जो कला है वह अनुकरण का भी अनुकरण है, वह मिथ्या है, वह उपयोगी नहीं है, इसलिए उसे समाज में सम्मानीय नहीं कहना चाहिए, उसे समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं कि प्लेटो ने कहा राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कवि को निष्कासित कर देना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि जब कवि का कोई काम ही नहीं है, जब कवि का कोई कार्य ही नहीं है, कवि हमारे समाज को पंगु बनाता है, तो उस कवि को राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। वह कवि हमारे राज्य के लिए बाधा का कार्य करता है, राज्य को की प्रोग्रेस के लिए बाधक बन जाता है, और ऐसे बाधक कवि को हमें राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। राज्य की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें कवि को राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। आगे प्लेटो चुनौती देते हुए होमर से पूछना चाहते हैं कि क्या कविता किसी को रोगमुक्त कर सकती है? क्या कविता किसी को रोगमुक्त कर सकती है? क्या कविता से कोई युद्ध जीता जा सकता है? क्या कविता से सुशासन की व्यवस्था की जा सकती है? अगर नहीं तो कवि और कविता का क्या कार्य है, क्या काम है, उसे निष्कासित कर देना चाहिए। यह परीक्षा के लिए की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी है। यह वाक्य हमें देकर पूछा जाता है कि यह कथन किसका था, कि किसने किससे ये कथन कहे कि क्या कविता किसी को रोगमुक्त कर सकती है? क्या कविता से युद्ध जीते जा सकते हैं? क्या कविता सुशासन की व्यवस्था कर सकती है? अगर नहीं तो कवि और कविता का कोई कार्य नहीं है। ये कहना चाहा किसने? प्लेटो ने। किससे कहा? होमर से। होमर को चुनौती देते हुए कहा कि आप कविता की प्रशंसा करते हो तो क्या कविता ऐसा कर सकती है? उसके बाद कहना चाहते हैं कि प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व 3 तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व में 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व है बुद्धि, ऊर्जत्व और तृष्णा। ये 3 तत्व व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व में बुद्धि होती है, ऊर्जत्व होता है और तृष्णा होती है। प्लेटो कहना चाहते हैं कि यदि कविता से बुद्धि जो है वो कुशाग्र हो रही है तो कविता उपयोगी है। यदि कविता से ऊर्जत्व के गुण पनप रहे हैं तो भी कविता उपयोगी है। लेकिन अगर कविता से तृष्णा की प्राप्ति होती है तो वह कविता त्याज्य है, वह उपयोगी नहीं है। और उस समय की जो कविता थी वो मनुष्य, प्लेटो का मानना है कि वो मनुष्य में तृष्णा की जागृति कर रही थी, तृष्णा को जागृत कर रही थी, इसलिए उस समय की जो कविता है वो त्याज्य थी। उस समय के कवि जो था वो हमारे समाज के लिए अनुपयोगी था, इसलिए प्लेटो ने कहा कि ऐसे कवि को समाज से निष्कासित कर देना चाहिए, राष्ट्र से निष्कासित कर देना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार ये व्यक्तित्व 3 आंतरिक गुण हैं
कि एक बुद्धि होती है, एक ऊर्जत्व होता है और एक तृष्णा होती है। उसके बाद कवि देखो, काव्य विरोधी होने के बावजूद भी प्लेटो ने वीर पुरुषों के गुणों को उभारने व देवताओं को श्रेष्ठ बताने का कार्य किया। उन्होंने कहा ऐसी कविता को आग लग जाए जो कविता वीरत्व के गुण को दबा रही है, वीरत्व एक ओज के गुण को जो उत्पन्न नहीं कर पा रही है, ऐसी कविता को आग लगा दी जाए। ऐसी कविता जो तृष्णा को जागृत कर रही है, ऐसे कवि को निष्कासित कर देना चाहिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्लेटो भी एक कवि था और उन्होंने भी अनेक प्रकार के काव्य की रचना की, लेकिन कहना चाहते हैं कि जो उनके काव्य में जो गुण थे वो वीर पुरुषों के गुणों को उजागर करने, उभारने और देवताओं की श्रेष्ठता को प्रतिस्थापित करने का कार्य किया। तो इनकी नजर में जो कविता होती है वो कविता वीर पुरुष के गुणों को उत्साहित करे और सत्य को उजागर करे, ईश्वर की प्रतिस्थापना करे, वही कविता उपयोगी होती है। आगे हम देखते हैं कि प्लेटो के काव्य प्रयोजन। प्लेटो के अनुसार अगर काव्य प्रयोजन की बात करते हैं तो प्लेटो के काव्य प्रयोजन 3 थे, 4 हमारे समक्ष थे। एक था सत्य का उद्घाटन करना। प्लेटो सत्य का यानी प्रत्यय का उद्घाटन करना चाहते हैं, विचार का उद्घाटन करना चाहते हैं, प्रत्यय, विचार या ईश्वर का उद्घाटन करना चाहते हैं। दूसरा इनके काव्य का प्रयोजन था मानव कल्याण और राष्ट्र उत्थान की भावना। तीसरा पाया गया कर्मानंद की प्राप्ति, की कर्म के आनंद की प्राप्ति हो, तृष्णा के आनंद की प्राप्ति न हो। और चौथा इनका था शिक्षा पर बल, कि जो प्लेटो थे उन्होंने अपने काव्य में काव्य प्रयोजन हेतु उन्होंने शिक्षा पर भी बल दिया है। ये 4 काव्य प्रयोजन माने जाते हैं किसके? प्लेटो के। धन्यवाद।